हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जियो स्टोरी टीवी पर। यहाँ आपको मिलेगा हिंदी नोवेल सीरीज जिसमें रोमांस, धोखा, बिलियनर और सीओ लाइफ स्टाइल, हॉरर, मिस्ट्री एंड एडवेंचर जैसी कहानियाँ शामिल हैं। अगर आपको हिंदी नोवेल पढ़ना या सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इस कहानी भरे सफर का हिस्सा बनिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर, कृपया इसे ध्यान से सुनें। इस वीडियो में दिखाई गई सभी कहानियां, पात्र और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। इनका किसी भी वास्तविक या असली व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध या लेना देना नहीं है। ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। हमारा उद्देश्य केवल आपको एक अच्छी कहानी सुनाना है। हम किसी भी प्रकार की गलत जानकारी, अंधविश्वास या भ्रामक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देते। दर्शकों से अनुरोध है कि इसे केवल एक कहानी के रूप में ही देखें। अनन्या शर्मा बाहर भागती हुई आई। मिस्टर मल्होत्रा, आप कैसे आए? अंदर क्यों नहीं आते? अनन्या ने पजामा पहना था, ऊपर से डाउन जैकेट डाली थी। वो थोड़ी पतली लग रही थी, लेकिन इससे साफ पता चल रहा था कि वो कितनी उत्सुकता से उनसे मिलने बाहर आई थी। अर्जुन मल्होत्रा ने इशारा किया, गाड़ी में बैठो। अनन्या तुरंत ड्राइवर वाली सीट के पीछे जा बैठी। मिस्टर मल्होत्रा। अर्जुन ने गाड़ी स्टार्ट की और कॉलोनी के अंदर घुमा ली। अनन्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी रात को उससे मिलने क्यों आए, इसलिए उसने फिर से मिस्टर मल्होत्रा कहा। अर्जुन का लहजा पढ़ने लायक नहीं था। ज़ारा मेहता की दोस्त के साथ जो हुआ वो तूने करवाया, और जो ज़ारा के खिलाफ ऑनलाइन पोस्ट हुई वो भी? अनन्या का पहला रिएक्शन था मना करना। क्या हुआ? कौन सी पोस्ट? मिस्टर मल्होत्रा, आप क्या कह रहे हैं? तुझे नहीं पता? मैं, अर्जुन ने शांति से कहा, अगर सुराग न होते तो मैं तुझसे न पूछता। यही बात ज़ारा ने भी कही थी। सबूत न होते तो हम तुम्हारे पास न आते। अनन्या ने अपने डाउन जैकेट का दामन कसकर पकड़ लिया। उसके चेहरे पर बारीक भाव थे। 3 साल साथ रहने और काम करने से उनके बीच एक तरह की घनिष्ठता बन गई थी। भले ही अब वो उनसे अलग हो चुकी थी। वो सोच ही रही थी कि गाड़ी फिर से कॉलोनी के मुख्य गेट पर आकर रुक गई। अर्जुन ने कहा, उतर जा। अनन्या को एहसास हुआ कि अर्जुन का ये सवाल उसे सफाई देने का मौका दे रहा था, और इनकार करना सबसे बुरा जवाब होगा। गाड़ी के दरवाजे का लॉक खुला। क्लिक। हल्की सी आवाज के साथ अनन्या की आंख से एक बूंद छलक पड़ी। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। मिस्टर मल्होत्रा, मेरा चेहरा देखिए। उसने मेकअप नहीं किया था। गोरी त्वचा पर 2 हल्के लाल दाग साफ दिख रहे थे। आपने मेरे लिए जो डॉक्टर बुलवाया था, उन्होंने कहा कि इतना ही इलाज हो सकता है। प्रिया कपूर ने मेरा चेहरा बिगाड़ दिया। उसने एक बार भी माफी नहीं मांगी। उल्टा वो मुझ पर ऐसे काम करने का इल्जाम लगा रही थी जो मैंने किए ही नहीं। उस दिन मैं रोती हुई घर गई तो मां ने देख लिया। जब मां को पता चला कि प्रिया कपूर ने मेरे साथ जुल्म किया है तो वो मेरे लिए खड़ी हो गई। अर्जुन ने गाड़ी न तो चलाई, न कुछ बोला। उसकी भावनाएं समझ से बाहर थी। अनन्या ने सफाई दी, मुझे नहीं पता था कि मां ऐसा करेगी। अगर पता होता तो जरूर रोक लेती। मैंने आपकी बात मानी थी। आपने कहा था कि आप इस मामले को देखेंगे, तो मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैं करती तो 2 महीने पहले ही कर देती। अब तक क्यों टालती? अर्जुन ने यह नहीं बताया कि वो उसकी बातों पर यकीन करता है या नहीं। ऑनलाइन वाली बात, मेरी दोस्त को लगा कि आप मेरे बॉयफ्रेंड हैं और दूसरी औरतों को आपके इतने करीब नहीं आना चाहिए, तो उसने अपने निजी इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ लिख दिया। उसे नहीं पता था कि इतना हंगामा हो जाएगा। मैंने उसे वो पोस्ट हटाने को कह दिया है। उसने अपना अकाउंट भी डिलीट कर दिया है। अगर आपको लगता है कि ये काफी नहीं, तो मैं ज़ारा दीदी से माफी मांग सकती हूं। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। बस मुझसे नाराज मत होइए। सड़क किनारे के पेड़ हवा में झूम रहे थे। अर्जुन ने कहा, अपनी दोस्त और अपनी मां से कह दे कि आगे से ऐसी हरकतें न करें। अगर वे बातें फैल गई तो लोग यही समझेंगे कि मैंने अपनी ताकत से कानून में दखल दिया है। मल्होत्रा ग्रुप और मल्होत्रा परिवार के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। आखिर बड़े आदमी के सहारे उसका केस सुलझा दिया गया, इसलिए सिर्फ 3 महीने की सजा मिली वाली बातें तो चल ही रही थी। अनन्या ने होंठ चबाए। तो आप इसलिए आए थे क्योंकि ऑनलाइन बातों से आप पर असर पड़ रहा था। ज़ारा दीदी को ठेस पहुंची, इसलिए उनका हक लेने नहीं आए थे? अर्जुन ने ना हाँ कही। ना, बस एक टिश्यू निकालकर उसे थमा दिया।
अनन्या ने आंसुओं के बीच मुस्कुराने की कोशिश की। मिस्टर मल्होत्रा, मैंने पहले भी कहा था कि मैंने कभी कोई रिश्ता नहीं रखा। बहुत सी बातें नहीं समझती। अगर आगे चलकर मुझसे कोई गलती हो जाए जिससे आपको बुरा लगे तो आप मुझे बता देना, मैं सुधर जाऊंगी। देर हो गई, अब घर जाकर आराम करो। गाड़ी से उतरने से पहले अनन्या ने कहा, मिस्टर मल्होत्रा, नए साल पर हम साथ स्विट्जरलैंड चलेंगे आंटी से मिलने। कल उन्होंने मुझे मैसेज किया था, कह रही थी मुझसे मिलने को तरस गई है। ये आंटी अर्जुन की असली मां थी। अनन्या के कॉलोनी से निकलने के बाद अर्जुन ने बिना सोचे समझे शहर के अंदर ही इधर उधर घूमता रहा और अंत में जारा मेहता के घर की तरफ चल दिया। अपने आप ही गाड़ी यहां आकर रुक गई थी। नतीजा ये हुआ कि उसने जारा को नीचे खड़े राजत शर्मा से गले मिलते देख लिया। जारा ने भी पजामा पहन रखा था, ऊपर कोट डाला था। उसका पहले से ही खराब मूड तुरंत जमे हुए तालाब की तरह ठंडा और स्थिर हो गया। उसने तुरंत गाड़ी मोड़ ली, साथ ही ब्रेक और एक्सीलेटर एक साथ दबा दिए। लाखों रुपए की शानदार गाड़ी जानवर की तरह दहाड़ी। जारा ने अनायास सिर घुमाकर उस तरफ देखा, लेकिन अंधेरे में सिर्फ गाड़ी का सिलाउट ही दिखा जो दूर निकल रहा था। राजत शर्मा ने उसके पैर की तरफ देखा, मोच तो नहीं आई। जारा नीचे कूड़ा फेंकने आई थी और राजत से मिल गई। वो उसकी और उसकी दोस्त की चिंता में क्लास के बाद सीधे यहां आ गए थे। जारा उनसे मिलने आगे बढ़ी, लेकिन अनायास एक छोटे से गड्ढे में पैर धंस गया। राजत ने समय रहते उसे पकड़ लिया। ठीक है, मैंने हील नहीं पहनी है। दोस्त कैसी है? कंपनी से निकाल दिया। पुलिस और वकील दोनों ओर से कोई रास्ता नहीं निकल रहा था, तो उसने कहा छोड़ देती है। राजत के चश्मे की चेन रात में चमक रही थी। तुम नहीं पता लगाओगी? जारा ने सिर हिलाया। किसने किया ये तो पता है, लेकिन आगे पता लगाने से दूसरे पक्ष को जरा भी फर्क नहीं पड़ने वाला था, उल्टा अपने ही लोगों के बीच फूट पड़ेगी। राजत ने सिर झुकाकर उसकी आंखों में देखा। मन तो नहीं मान रहा ना? जारा की आंखें बहुत खूबसूरत थी, उनमें एक ठंडी अकड़ थी। मन नहीं मानता, याद रखूंगी, एक दिन हिसाब बराबर कर लेंगे। अर्जुन रॉयल ओक क्लब लौट आया। यश हैरान और आर्य अभी भी वही थे। उन्होंने पूछा कि कहाँ गया था। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप शराब का एक गिलास पी गया। शराब ने आग को और हवा दे दी। उसके सीने की ज्वाला और भी बढ़ गई, काबू से बाहर होने लगी। अचानक उसके फोन पर एक अज्ञात नंबर से मैसेज आया। अर्जुन ने बेरुखी से क्लिक किया। 2 तस्वीरें थी। तस्वीरों की क्वालिटी औसत थी, शायद कई साल पहले ली गई थी, लेकिन उनमें लोग साफ पहचाने जा सकते थे। अनन्या थी, वो एक युवक को चूम रही थी। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गई। मैसेज भेजने वाला नंबर वर्चुअल था, वापस कॉल नहीं किया जा सकता था, इसलिए उसने वो नंबर आर्य को भेज दिया। आर्य, ये नंबर कहां से आया? पता कर। आर्य ने ले लिया, कुछ नहीं पूछा। ठीक है। इससे पहले अनन्या ने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज किया था, पूछा था कि घर पहुंच गया या नहीं। अर्जुन ने तुरंत उसे ब्लॉक कर दिया। प्रिया कपूर ने छोड़ दिया तो कह दिया था, लेकिन उस रिश्ते को पूरी तरह नहीं छोड़ पाई थी, इसलिए दूसरे दिन वो राहुल की कंपनी में उससे मिलने चली गई। लेकिन कैसे? शायद इस जमाने में कोई राज नहीं होता। प्रिया की तस्वीरें उसकी कंपनी से लीक होकर राहुल की कंपनी में भी पहुंच गई थी। प्रिया पहले बहुत उत्साही और खूबसूरत थी। राहुल अक्सर उसे अपने सहकर्मियों से मिलवाता था, इसलिए सब उसे राहुल की गर्लफ्रेंड के रूप में पहचानते थे। उन्होंने जानबूझकर राहुल से पूछा, और राहुल को अपने सहकर्मियों के सामने ये कहलवाना अच्छा नहीं लगता था कि उसके सिर पर सींग लग गए हैं। इसलिए उसने जिद करके कहा कि वो तो प्रिया के साथ महज खेल रहा था। उससे भी बदतर, उसने अपनी और प्रिया की तस्वीरें भी दिखा दी, मानो इससे उसकी बेइज्जती दूर हो जाएगी। प्रिया वहां उससे वापस मिलने की बात करने गई थी, लेकिन ये सब जानने के बाद वही कंपनी में उससे लड़ने लगी। किसी ने पुलिस बुला ली, दोनों थाने चले गए। जारा को फोन आया, वो तुरंत पहुंच गई। प्रिया ने जारा को देखते ही उसकी बाहों में आकर रोना शुरू कर दिया। राहुल को कमीना कमीना कहती रही। राहुल का चेहरा प्रिया की नाखूनों से नोच लिया गया था।
उसका चेहरा बहुत बुरा था। वो बोला, मैं सुलह के लिए राजी नहीं हूं। इस पागल औरत को हिरासत में लो, जेल भेजो। जारा ने ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा। तो पुलिस अधिकारी से पूछते हैं कि मनमानी करके तस्वीरें बनाकर किसी को बदनाम करने की सजा ज्यादा बड़ी होती है या आपस में मारपीट करने की? मैं उससे मारपीट की। मारा तो उसने मुझे एक तरफा पीटा नहीं। मैंने कब मनमानी करके तस्वीरें बनाई? ये सब असली है, उसी की है। अच्छा, अगर मनमानी नहीं की तो तुमने अश्लील सामग्री सार्वजनिक की। सर, मुझे याद है इसकी सजा ज्यादा होती है ना? और इसमें निजता के हनन का भी मामला है। ये सिर्फ फौजदारी मामला नहीं, मैं सिविल में भी तुम पर मुकदमा कर सकती हूं। जारा ने कानून की ये बात पहले से जान ली थी। राहुल जारा की धारा प्रवाह बातों से दब गया। कुछ देर तक कुछ नहीं बोल पाया। आखिर में उसने सुलह करने को कहा कि वो प्रिया द्वारा मारपीट करने का मामला नहीं उठाएगा, यही खत्म करते हैं। प्रिया राजी नहीं हुई। उस आदमी को देखकर जिससे वो कभी बहुत प्यार करती थी, उसने गले की गांठ निगलते हुए कहा, भले ही मैं मारपीट के लिए हिरासत में चली जाऊं, मैं तुम पर मुकदमा करूंगी, तुम भी जेल जाओगे। आखिर में राहुल को अश्लील सामग्री फैलाने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया। जारा ने उसे धमकी दी कि अगर उसने प्रिया के मारपीट के मामले में सुलह नहीं की तो वो उस पर मुकदमा करेगी। इसलिए उसे दांत पीसकर सुलह के कागज पर साइन करने पड़े। प्रिया को पुलिस ने डांट फटकार कर छोड़ दिया। प्रिया थाने से बाहर निकली, सड़क के किनारे बैठ गई, घुटनों में मुंह छिपाकर चुपचाप रोने लगी। जारा को लंबे समय से लग रहा था कि राहुल भरोसेमंद नहीं है, लेकिन प्रिया उससे अंधा प्यार करती थी। बेशक अब इस हालत में जारा उसे कुछ और नहीं कह सकती थी, सिर्फ ढांढस बंधा सकती थी। प्रिया ने सिर उठाया और हंसते हुए कहा, सब गड़बड़ हो गया। जारा एक पल को सन्न रह गई, फिर चुप हो गई। उसका और अर्जुन का अंत भी बहुत गड़बड़ था। जारा प्रिया को छोटे फ्लैट में ले आई। ऊपर जाने से पहले उसने सड़क के किनारे खड़ी एक गाड़ी देखी जो कुछ परिचित लगी। उसने शांत रहते हुए प्रिया को कमरे में पहुंचाया, फिर वापस नीचे आ गई। पास जाकर उसने नंबर प्लेट देखी, अर्जुन ही था। वो साफ उसका इंतजार कर रहा था। वो गाड़ी के पास गई, पिछली खिड़की नीचे हुई। उस आदमी का ठंडा और उदास प्रोफाइल दिखा। मिस्टर मल्होत्रा, कोई काम? तूने वो तस्वीर मुझे भेजी? अर्जुन ने सीधे पूछ लिया। अनन्या की चुम्मा वाली तस्वीर। कैसी तस्वीर? जारा ने पहले हमला कर दिया। आपने तस्वीरों का जिक्र किया तो मैं भी मिस्टर मल्होत्रा से कहूंगी कि अपनी औरत को संभाल कर रखें। अगर चाहते हैं कि बात छिपी रहे तो हरकते भी छिपा कर करें। क्या अनन्या को लगता है उसने जो किया उसका कोई सुराग नहीं बचा? अर्जुन ने हल्की हंसी उड़ाई। सुराग बचा भी तो तू क्या कर लेगी? मैं जानती हूं मिस्टर मल्होत्रा उसके पीछे है। चाहे कितने भी सुराग हों, आप सब संभाल सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, लात मारने से पहले घोड़ा भी पिछली टांगे दिखाता है। मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। मेरी हद मेरे परिवार और दोस्त है। अगर आपने बहुत ज्यादा दबाया तो मैं 1000 दुश्मन मारूं, 800 अपने भी मरूं, ये मुझसे हो जाएगा। अर्जुन उसे घूर रहा था। डर लगता है तेरी जीत भी हार में बदल जाएगी। उसकी नजर में कोई डर नहीं था। जारा की धमकी शायद उसे खोखली लग रही थी। जारा ने धीरे से कहा, हो सकता है मिस्टर मल्होत्रा को पता न हो कि इस दौरान, बल्कि जब से मैं कंपनी से निकली, कई कंपनियों ने मुझसे मल्होत्रा ग्रुप के बिजनेस राज खरीदने की कोशिश की है। अर्जुन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। तो तू बेचने की हिम्मत करती है? अगर उसने मल्होत्रा ग्रुप के थोड़े से भी बिजनेस राज बाहर किए तो वो तुरंत उसे उम्र कैद की सजा दिलवा सकता था। जारा ने शांति से कहा, अभी तो नहीं, क्योंकि मुझे अभी अपनों की चिंता है, जीने की इच्छा है। लेकिन अगर मिस्टर मल्होत्रा और आपके लोग मुझे एक एक कदम पर दबाते रहे, मेरे आसपास के लोगों को मौत के घाट उतार दें या ऐसा करवा दें कि मेरे पास जीने की कोई उम्मीद न बचे, तो सच में मैं सबको साथ लेकर गिर जाऊंगी। यही तो मिस्टर मल्होत्रा ने मुझे सिखाया था। कुत्ते को बंद गली में धकेलोगे तो वो पलटकर काटेगा, इसलिए उसे थोड़ी जगह दे दो ताकि वो जानलेवा लड़ाई पर उतरने को मजबूर न हो जाए।
सड़क पर एक ही मंद बल्ब था। अर्जुन गाड़ी में था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। मैं जो कुछ भी बाहर करूं, हो सकता है उससे मल्होत्रा ग्रुप को कोई खास नुकसान न पहुंचे, लेकिन मिस्टर मल्होत्रा को सिर दर्द जरूर होगा। बाजार के हालात तो रोज बदलते हैं और प्रतिद्वंद्वी हर वक्त नजरें गड़ाए रहते हैं। आज का कल नहीं, फिर थोड़ा समय क्या चीज है। मिस्टर मल्होत्रा हमें जीने की जगह दे देते हैं। ये आपके लिए बहुत मामूली बात है, लेकिन मेरी तरफ से होने वाली उस उलझन से तो बेहतर है जिसे आपको बाद में सुलझाना पड़े। अर्जुन अचानक मुस्कुराया। तू सच में मेरा सबसे सधा हुआ शागिर्द है। उसका ठंडा चेहरा देखने में डरावना था, लेकिन ज़ारा उसके साथ रहते रहते उसकी ठंडक से डरना भूल चुकी थी। असल में ये अचानक आई हंसी ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि वो हमेशा बहुत कम भाव दिखाने वाला आदमी था। अर्जुन ने कोहनी खिड़की पर टिकाई, लहजे में ताना था। तू राजत शर्मा को प्रोफेसर बुलाती है, लेकिन मुझसे कभी मास्टर नहीं बुलवाया। क्या मैंने तुझे कम सिखाया? ज़ारा को लगा वो पागल है। अगर मिस्टर मल्होत्रा को ऐसी फैटिश है तो अनन्या से करवा लीजिए, वो भी आपकी शागिर्द रह चुकी है। अर्जुन के होठों पर मुस्कान खेल गई। रहम? अगर मैं तुझ पर रहम न करता तो उन वीडियो के स्क्रीनशॉट में सिर्फ प्रिया कपूर ही नहीं होती। उस दिन प्राइवेट रूम में सिर्फ प्रिया को ही नहीं, बल्कि ज़ारा को भी परेशान किया गया था। बस ज़ारा को मछली की टंकी में धकेल दिया गया था। लेकिन इसमें क्या फर्क पड़ता है? अगर लोगों को पता चल जाए कि वो भी उस अफरातफरी भरे प्राइवेट रूम में थी, तो प्रिया पर जो आरोप लग रहे हैं वही उस पर भी लगेंगे। लोग कहेंगे कि उसके साथ भी बलात्कार हुआ। अब जो स्क्रीनशॉट फैल रहे थे उनमें सिर्फ प्रिया थी। ज़ारा सोच रही थी कि अनन्या ने सिर्फ प्रिया की तस्वीरें क्यों डाली। अब उसकी बातों से लग रहा था कि उसने उसे साफ कर दिया था। ज़ारा ने उसके इस मुद्दे को छेड़ने को अपनी धमकी के आगे उसके झुकने का संकेत समझा। इसलिए उसने कहा, तो फिर मिस्टर मल्होत्रा रहम करते हुए प्रिया की तस्वीरें भी हटवा दीजिए। अर्जुन ने नहा कही, ना। ज़ारा के पास और कहने को कुछ नहीं था। वो मुड़कर चल दी। गिरे हुए बच्चे का पूरा मामला बता अर्जुन ने बेरुखी से कहा, तो शायद मैं तुझ पर रहम करने पर विचार करूं। उसने कहा था कि उसे यकीन नहीं है, फिर भी 2 बार पूछ चुका था। ज़ारा को उसके सवाल का जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो इतना सर्वशक्तिमान है तो खुद पता लगा ले। ज़ारा सीधे ऊपर चली गई। अर्जुन ने उसकी पीठ देखी, सिगरेट सुलगाना चाहा, लेकिन जेब टटोली तो सिगरेट का पैकेट नहीं मिला। उसने ठंडे स्वर में कहा, चलो। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर दी। ड्राइवर उसके साथ कई सालों से था। उसके दिमाग की कुछ बातें समझ सकता था। अब वो सोच रहा था कि मिस्टर मल्होत्रा तस्वीरों के सिलसिले में पूछताछ करने आए थे, या फिर ये सुनकर कि सेक्रेटरी मेहता और उनकी दोस्त थाने में फंस गई है, उनकी खैरियत लेने आए थे। मुंबई के उच्च वर्ग में अर्जुन मल्होत्रा सबसे बड़ा नाम है। ज़ारा मेहता को उसने ब्लैकलिस्ट कर रखा है। सब उसे अर्जुन का दुश्मन समझते हैं। जब भी वो मुसीबत में पड़ती है, अर्जुन को बिना मांगे खबर पहुंच जाती है, उन लोगों के जरिए जो उसकी चमचागिरी करना चाहते हैं। आज वो एक क्लाइंट के साथ खाना खा रहा था तो क्लाइंट ने बताया कि उसके अधीनस्थ थाने गए थे और वहां ज़ारा मेहता और उसकी दोस्त को देखा, किसी झगड़े में पुलिस के पास गई थी। अर्जुन ने उस वक्त कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन खाना खत्म करने के बाद यहां आ गया। अर्जुन ने फोन निकालकर आर्य को मैसेज किया, 6 महीने पहले ज़ारा मेहता का बच्चा कैसे गिरा, पता कर। प्रिया ने तय किया कि 2 महीने अपने गांव जाकर छिपेगी। नए साल के बाद जब मामला ठंडा हो जाएगा तो वापस मुंबई आकर नौकरी ढूंढेगी। शुक्रवार को प्रिया ने सामान पैक किया। ज़ारा उसे रेलवे स्टेशन छोड़ने गई। सिक्योरिटी से गुजरती उसे देखकर ज़ारा मल्होत्रा ग्रुप चली गई। कल उसे बेंगलुरु बिजनेस ट्रिप पर जाना था। आज प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी इकाइयों की मल्होत्रा ग्रुप में मीटिंग थी, ताकि काम शुरू हो सके। ज़ारा और राजत शर्मा ने मल्होत्रा ग्रुप के गेट पर मिलने का प्लान किया था। रास्ते में राजत का मैसेज आया कि कुछ काम आ गया है, इसलिए वो मल्होत्रा ग्रुप नहीं आ सकते। ज़ारा ने होंठ चबाए। ठीक है, तो मैं अकेली चली जाती हूं। राजत, मैं छोटे ज़रा को तुम्हारे साथ भेज देता हूं। जरूरत नहीं, कुछ खास नहीं होगा।
बस बिजनेस ट्रिप की जानकारी देंगे। मैं नोट कर लूंगी, लौटकर आपको दे दूंगी। राजत ने एक पल सोचकर हाँ कह दी। जारा दस्तावेज लेकर मल्होत्रा ग्रुप में दाखिल हुई। कुछ कदम चलकर उसने बिना सोचे मुड़कर कंपनी के गेट पर एक बार फिर नजर डाली। जमाना बदल गया था। इस बार वो रिसर्च टीम की ओर से मल्होत्रा ग्रुप आई थी। वो जल्दी पहुंच गई थी। अध्यक्ष अभी नहीं आए थे। बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ कर्मचारी ही थे। हर कोई अपनी अपनी तैयारी कर रहा था। बाहर से कुछ और लोग आए। जारा ने उनमें से एक को पहचाना। शौर्य के सेक्रेटरी थे। शौर्य की कंपनी शौर्य ग्रुप भी इस प्रोजेक्ट में शामिल थी। उनकी नजरें मिली। उन्होंने एक दूसरे से सिर हिलाकर नमस्ते कर ली। फिर उसकी नजर स्वाभाविक रूप से उस औरत पर पड़ी जो सेक्रेटरी के साथ आई थी। उसे देखते ही जारा चौंक गई। पारंपरिक बिजनेस सूट की जगह उसने लाल रंग का स्क्वायर नेक स्वेटर पहना था, जिससे उसकी पतली गर्दन और नाजुक कॉलरबोन दिख रहे थे। नीचे काली मिडी स्कर्ट और टखने तक के जूते थे। पेशेवर भी लग रही थी, सेक्सी भी। बालों को परमानेंट वेव करा रखा था। कॉन्फ्रेंस रूम में वो एकदम चमक रही थी। सिमन, वो औरत जो शर्मा जी के साथ मर्चेंट क्रूज पर थी। जारा ने उसे देखते ही अनायास उस रात की याद आ गई, जब अर्जुन ने उसे शर्मा जी के हवाले करके सिमन को ले गया था। और अगली सुबह उसने सिमन को होटल की टेबल के नीचे अर्जुन से मजाक करते देखा था। उसकी भौहें अनायास सिकुड़ गई। क्रूज पर हुई बातों को याद करना अब भी उसके लिए मुश्किल था। और सिमन यहां क्या कर रही थी? क्या वो शर्मा परिवार की ओर से थी? थोड़ी देर बाद अर्जुन और शौर्य बातें करते हुए अंदर आए। जारा बाकियों के साथ खड़ी हो गई, लेकिन अर्जुन ने भीड़ में जारा पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी नजर शौर्य के कहे पर सिमन पर जाकर टिकी। यह है सिमन मैनेजर, शर्मा ग्रुप की बिजनेस मैनेजर। सच में जारा ने सोचा था कि सिमन महज शर्मा जी की साथी भर है, लेकिन वो बिजनेस विभाग की मैनेजर भी थी। सिमन पूरे आत्मविश्वास के साथ अर्जुन के पास आई। उनकी शक्ल में बड़ी खूबसूरती थी। मुस्कान और भी आकर्षक थी। नमस्ते मिस्टर मल्होत्रा, बहुत दिनों बाद। आखिरी 4 शब्दों ने अनायास ही एक अजीब सा रहस्य पैदा कर दिया। अर्जुन ने उनसे हाथ मिलाया। अगर जारा की नजर धोखा नहीं दे रही थी, तो सिमन ने अपनी छोटी उंगली से उसकी हथेली सहलाई। जारा ने नजरें झुका ली। किसी भी अशोभनीय दृश्य से बचते हुए खुली फाइलों को संभाल लिया। इसलिए उसने ये नहीं देखा कि अर्जुन ने माथा सिकोड़कर हाथ खींच लिया। सिमन मैनेजर, कृपया बैठिए। फिर उसकी नजर मानो बेपरवाही से जारा पर घूम गई। जारा रिसर्चर थी, यानी तकनीकी लोगों में से। इस बार की बिजनेस ट्रिप में वो सिर्फ साथ जा रही थी। डेटा रिकॉर्ड करना था। बाकी सब उनसे कोई लेना देना नहीं था। इसलिए मीटिंग में उसका कोई काम नहीं था। उसने एक शब्द भी नहीं बोला। मीटिंग 3 घंटे से ज्यादा चली। करीब 5 बजे खत्म हुई। जारा फाइलें समेटकर जाने लगी। तभी अर्जुन के सेक्रेटरी काजल उसके पास आई। मिस मेहता, मिस्टर मल्होत्रा ने कहा है आप थोड़ा रुकिए, प्रोजेक्ट को लेकर कुछ बात करनी है। जारा, ठीक है, क्या उनके ऑफिस चलूं? प्रेसिडेंट मल्होत्रा अभी प्रेसिडेंट शौर्य से बात कर रहे हैं। आप पहले रिसेप्शन एरिया में थोड़ा इंतजार कर लीजिए। जारा ने सिर हिलाकर सहमति जताई, फिर रिसेप्शन एरिया चली गई। वो आधे घंटे तक चुपचाप बैठी रही। अर्जुन ने अभी तक उसे बुलाया नहीं था। पहले तो जारा ने सोचा कि दोनों बड़े अफसरों के बीच बातें हो रही हैं। ये सामान्य है। लेकिन फिर उसने देखा कि सिमन सीधे अध्यक्ष के ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अंदर से आइए की आवाज आई और सिमन दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। फिर 2 घंटे तक सिमन ऑफिस से बाहर नहीं आई। असल में सिमन के अंदर जाने के 1 घंटे बाद ही जारा ने शौर्य के सेक्रेटरी को मैसेज किया, प्रेसिडेंट शौर्य अभी भी मल्होत्रा ग्रुप में है। शौर्य के सेक्रेटरी ने जवाब दिया, मीटिंग खत्म होने के बाद हम चले गए थे। कोई और काम है? जारा को यकीन नहीं था कि काजल जानबूझकर उससे खिलवाड़ कर रही है। अधिक संभावना यह थी
कि जब अर्जुन ने आदेश दिया तब शौर्य भी थे, लेकिन काजल ने जाकर उसे रोका तब तक शौर्य जा चुके थे। इसलिए काजल को लगा कि शौर्य अभी भी है। शौर्य हो या ना हो, बात यह थी कि उसे रोकने वाला अर्जुन था, और अर्जुन ने उसे बुलाया नहीं। उसने उसे बुलाया नहीं, बल्कि अपने ऑफिस में सिमरन के साथ 2 घंटे बिताए। उस रात क्रूज पर जो कुछ हुआ उसे याद करते हुए और कॉन्फ्रेंस रूम में सिमरन की हरकतों को देखते हुए। तो क्या वे अब काम कर रहे हैं या वो कर रहे हैं? ज़ारा ने अपना पेट दबाया। उसे भूख लगी थी। पिछले कुछ महीनों से वो समय पर खाना खा रही थी, आराम कर रही थी। पेट ने जैविक घड़ी बना ली थी। एक निश्चित समय पर भूख लग जाती थी। उसने होंठ चबाए और सेक्रेटरी ऑफिस की ओर बढ़ी। काजल, क्या आप मिस्टर मल्होत्रा से पूछ सकती हैं कि वो मुझसे कब मिल सकते हैं? काजल का चेहरा दुविधा में था। मिस मेहता, आप थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। अभी मेरे लिए अंदर जाकर उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। ओह, ज़ारा ने कहा, चूंकि मिस्टर मल्होत्रा अभी नहीं मिल सकते तो मैं कल या किसी और समय आपका निर्देश ले लूं। ज़ारा, तुम थोड़ा और रुक जाओ। तुम तो मिस्टर मल्होत्रा का मिजाज जानती हो। काजल, जो पहले उसकी सहकर्मी रह चुकी थी, ने हाथ जोड़कर प्रार्थना के भाव से कहा। डर था कि अगर ज़ारा चली गई तो अर्जुन उसे डांटेगा। ज़ारा को मजबूरन इंतजार करना पड़ा। समय धीरे धीरे 7:30 बजे गया। कर्मचारी एक एक करके ऑफिस छोड़ने लगे। सिर्फ सेक्रेटरी ऑफिस की रोशनी जल रही थी। ज़ारा जानती थी कि सामान्य स्थिति में अगर अर्जुन ने काम खत्म नहीं किया होता और कोई खास हिदायत नहीं दी होती तो सेक्रेटरी नहीं जा सकते। लगता है अर्जुन अपने काम में इतना मग्न था कि न सिर्फ उसे भूल गया, बल्कि सेक्रेटरियों को भी घर जाने नहीं दिया। सबको उसके काम खत्म करने का इंतजार करवा रहा था। ज़ारा ने फिर से अपना पेट दबाया। अब सिर्फ भूख नहीं, दर्द भी हो रहा था। उसने घड़ी देखी। लगभग 8 बज रहे थे। वो और इंतजार नहीं करना चाहती थी। अपने पुराने सहकर्मी के प्रति वफादारी तो ठीक है, लेकिन ये भी तभी तक जब तक कंपनी ठीक से चल रही हो। वो उठी और मल्होत्रा ग्रुप से बाहर निकल गई। वो सबसे पास के 7-Eleven में गई, एक ओडन का सेट खरीदा और खाने लगी। खाना शुरू भी नहीं किया था कि उसका फोन बजा। अर्जुन का नंबर था। ज़ारा ने न फोन उठाया न काटा, बस साइलेंट करके अलग रख दिया और एक मीठी तीखी चिकन विंग उठाकर धीरे धीरे खाने लगी। वो बेवजह नखरे नहीं कर रही थी, बस भूख लगी थी। उसकी आवाज सुनकर भूख मर जाती, फिर 20 रुपए से ज्यादा का ये ओडन बेकार हो जाता। उसने सिर झुकाकर सूप पिया, फिर से सिर उठाया तो कांच की खिड़की के सामने एक उतना ही घिनौना चेहरा दिखा। अनन्या, वो दुकान के शीशे में उसे नहीं देख पाई थी। बस 2 दिन में वो कुछ मुरझाई लग रही थी। क्या हुआ होगा? ज़ारा का चेहरा बेरंग था। उसकी नजरें थोड़ी घूमी, मानो कोई ख्याल आया हो। फिर अचानक उसने हाथ उठाकर कांच पर टक किया। अनन्या ने अनाया सिर घुमाया और ज़ारा को बिना भाव के अपनी तरफ देखते पाया। उसका चेहरा बदला। 2-3 मिनट तक वही खड़ी सोचती रही, जाए या अंदर आए। आखिर उसकी उत्सुकता हावी हो गई। वो मुस्कुराती हुई 7-Eleven का दरवाजा खोलकर ज़ारा के पास आ गई। ज़ारा दीदी, क्या संयोग है। ज़ारा को उसकी ये बात सच में अच्छी लगती थी। बार बार मनमुटाव के बावजूद हर बार मिलने पर वो ऐसा करती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन इतना हुनर ना हो तो अर्जुन को कैसे संभालती? ज़ारा दीदी, आप यहां क्या कर रही है? हालांकि ज़ारा ने पहले उसे बुलाया था, लेकिन वो अंदर आने के बाद उसकी तरफ देखा भी नहीं, खाना खाती रही। अनन्या उसके इस रवैये का मतलब नहीं समझ पाई। उसने कहा, ऑफिस का समय निकल गया, सीबीडी में लोग नहीं होते। दीदी, आप इतनी रात को यहां क्या कर रही है? ज़ारा ने फिर भी जवाब नहीं दिया। अनन्या ने होंठ चबाए। क्या आप अब यहां काम करती हैं? किस कंपनी में? वो उससे पूछताछ कर रही थी कि वो क्या कर रही है। डर था कि कहीं वो मल्होत्रा ग्रुप के आसपास घूमकर अर्जुन से न मिल जाए।
जारा ने आखिरकार ओडन खत्म किया और ठीक से उसकी तरफ देखा। तू अर्जुन से मिलने आई है ना? जाना, अभी जाएगी तो हलचल देख सकती है। अनन्या तुरंत बोली, कैसी हलचल? जारा फिर चुप हो गई और मिनरल वाटर की बोतल खोलकर पीने लगी। अनन्या ने अपनी स्कर्ट का पल्ला कसकर पकड़ लिया, लेकिन आखिर अज्ञात की बेचैनी उससे सहन नहीं हुई। वो मुड़ी और दुकान से बाहर भागकर मल्होत्रा ग्रुप की तरफ दौड़ पड़ी। जारा ने जानबूझकर ऐसा किया था। अगर वो अभी गई तो अर्जुन के ऑफिस में सिमरन से टकरा जाएगी। 2 औरतें और 1 मर्द, सब एक ही मर्द के लिए। प्रेसिडेंट मल्होत्रा को अब सिर दर्द हो रहा होगा। ये उस आदमी से बदला लेने का एक तरीका था जिसने उसे 2 घंटे से ज्यादा व्यर्थ इंतजार कराया। उन तीनों के बीच कर्ज इतना है कि एक एक करके चुकाना पड़ेगा। जारा ने पानी खत्म किया, कचरा समेटकर डस्टबिन में फेंका, फिर दुकान का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। उसने राजत शर्मा को फोन करके मीटिंग की सामान्य जानकारी दी। फोन पर बात करते हुए वो सड़क पार कर ओला लेने लगी। गाड़ी का इंतजार करते हुए उसने सिर उठाया और देखा कि अर्जुन मल्होत्रा तेजी से मल्होत्रा ग्रुप से बाहर निकल रहा था। दूर था, चेहरे का भाव नहीं दिख रहा था, लेकिन लग रहा था जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। जारा को दिलचस्पी नहीं थी। उसने फोन पर राजत से कहा, तो कल एयरपोर्ट पर मिलते हैं। तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, सूटकेस लेकर टैक्सी लेना ठीक नहीं रहेगा। मैं कल तुम्हें घर से ले लूंगा, मेरे रास्ते में ही पड़ता है। ठीक है। फोन रखकर जारा को ओला मिल गया। जारा तुरंत फ्लैट नहीं गई, बल्कि अस्पताल चली गई। कल उसे बिजनेस ट्रिप पर जाना है। मां की चिंता हो रही थी। हालांकि मां अस्पताल में थी, डॉक्टर और नर्सें उनकी हालत पर नजर रख रहे थे। फिलहाल स्थिति स्थिर थी और अटेंडेंट के साथ बड़ी बहन भी थी। शायद कुछ बुरा नहीं होगा। जारा ने सोचा कि बिजनेस ट्रिप से लौटने के बाद कृत्रिम हार्ट के बारे में गंभीरता से सोचेगी। करना है या नहीं, फैसला तो करना ही होगा। अगली सुबह जारा सूटकेस लेकर नीचे उतरी तो राजत की गाड़ी पहले से खड़ी थी। जारा हैरान थी। मुझे डर था कि आप इंतजार करेंगे, इसलिए मैं 15 मिनट पहले नीचे आ गई। फिर भी आप पहले आ गए। आप कब से रुके हैं? राजत ने उसे नाश्ता थमाया। उन्होंने आज सिल्वर रिम वाला चश्मा लगाया था। बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मैंने इंतजार नहीं किया, बस मैं हमेशा थोड़ा वक्त रखता हूं। राजत जैसे स्वभाव के साथ रहना बहुत सुखद था। वो हर बात का ध्यान रखते थे। पिछले 2 महीने जारा ने उनके साथ काम करते हुए उनमें कोई कमी नहीं देखी थी। वो इतने अच्छे थे कि लगता था मानो छूने से बिखर जाए। मनुष्य के सोचने की बात है। हालांकि वे जल्दी निकले। हाईवे पर 2 गाड़ियों में एक्सीडेंट हो गया, जाम लग गया। पुलिस ने क्रेन से गाड़ियां हटवाई। तब कहीं एयरपोर्ट पहुंचे, बस समय पर। जारा दौड़ती हुई आई, सांस फूल रही थी। वीआईपी लाउंज में पहुंचकर भी उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। शौर्य ने उसे मिनरल वाटर की बोतल थमाई। मिस मेहता, घबराइए मत। शुक्रिया मिस्टर शौर्य, जारा ने कहा। मैं घबराई नहीं हूं। अर्जुन सोफे पर पैर फैलाए बैठा था। उसकी गोद में अखबार था। हां, कल रात तो दूसरों को हलचल देखने की नसीहत दे रही थी। तुझे घबराने की क्या जरूरत? जारा ने उसकी तरफ देखा। क्या अनन्या ने उसे सब बता दिया? राजत को कुछ समझ नहीं आया। कैसी हलचल? जारा ने सामान्य स्वर में कहा, मुझे भी नहीं पता। तुझे न पता हो तो अच्छा है। अर्जुन ने अखबार एक तरफ रख दिया। कल मीटिंग खत्म होने के बाद मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? जारा ने फोन निकालकर अनजान बनने का नाटक किया। मुझे तो कोई कॉल नहीं दिखी। मिस्टर मल्होत्रा ने कितने बजे फोन किया था? मैं देख लेती हूं। वो देखना चाहती थी कि उसमें रात 8 बजे कहने की हिम्मत है या नहीं। अर्जुन ने बस उसे देखा। शौर्य को नहीं पता था कि क्या हुआ है, लेकिन उसने देखा कि उनके बीच का माहौल कुछ अटपटा था। इसलिए उसने जोर से कहकर माहौल बदलने की कोशिश की। सिमरन मैनेजर अब तक नहीं आई, आखिरी है, लेकिन मैं सबके लिए मिल्क टी ले आई हूं।
आप लोग जानते हैं वो मशहूर मिल्क टी की दुकान? उसने मुंबई एयरपोर्ट पर भी खोला है। मैं वहां से निकली तो देखा, कतार में लगकर ले आई। सिमन को लाल रंग बहुत पसंद लगता था। उसने लाल निट ड्रेस पहनी थी। विनेक बड़ी मैच्योर और सेक्सी लग रही थी। उसे सर्दी नहीं लगती थी। ऊपर सिर्फ बेज रंग का ऊनी कोट डाला था। जारा राजत के साथ पीछे हट गई। सिमन ने मिल्क टी छोटी टेबल पर रखी, सबको देने लगी, लेकिन अर्जुन को छोड़ दिया। मुझे पता है मिस्टर मल्होत्रा ये नहीं पीते, इसलिए आपके लिए नहीं लाई। उसका लहजा बहुत अपनापन लिए था। अर्जुन ने सिर हिलाया। शौर्य मुस्कुराए। मुझे भी ये पसंद नहीं, तुम युवतियां पियो, उसने अपने सेक्रेटरी से कहा। सेक्रेटरी ने सिमन से मिल्क टी लेकर शुक्रिया कहा। सिमन ने एक और कप उठाया, दोनों हाथों से जारा की तरफ बढ़ाया। ये उनकी सिग्नेचर ड्रिंक है, मिस मेहता, आप टेस्ट करें। जारा ने भी शुक्रिया कहा। सिमन ने मिल्क टी देते हुए मौके का फायदा उठाकर जारा को ऊपर से नीचे देखा। उसने हल्का मेकअप किया था, लेकिन चेहरा खूबसूरत था। कुछ भी पहन ले, अच्छा लगता था। अनाउंसमेंट हुआ, बोर्डिंग का समय हो गया। सब आराम से प्लेन में चढ़े। सबने बिजनेस क्लास की टिकट ली थी। जारा और राजत एक ही पंक्ति में थे। बैठते ही सिमन राजत के पास आई। प्रोफेसर शर्मा, क्या आप अपनी सीट मुझसे बदलेंगे? मैं मिस मेहता से थोड़ी बातें करना चाहती हूं। राजत ने जारा की राय ली। जारा ने सिर हिलाया, तभी वो उठकर सिमन की सीट पर चले गए। सिमन भी सहजता से बैठ गई और सीट बेल्ट लगा ली। उसने जारा की तरफ मुड़कर पूछा, मिस मेहता, आपने अपने बाल कैसे बांधे हैं? बहुत सुंदर लग रहे हैं। जारा का लो बंद दौड़ने से थोड़ा ढीला हो गया था। चूंकि उसने पूछा, उसने खोल कर दिखा दिया। बहुत आसान है। सिमन मैनेजर हाथ बहुत साफ रखती है। ऑनलाइन वीडियो देखकर 2 बार में सीख जाएंगी। सिमन ने टिप्पणी की, जारा मेहता जैसे घने और मुलायम बाल हो तभी ऐसा बनता है। जारा ने शालीनता से कहा, सिमन मैनेजर बाल खुले रखने पर भी बहुत खूबसूरत लगती है। सिमन मीठी मुस्कान बिखेरती हुई बोली, मैं बाल खुले इसलिए रखती हूं क्योंकि जिसे मैं चाहती हूं उसे बाल खुले पसंद है। उसे खुश रखना है ना, आखिर मुझे उसका सहारा चाहिए। जारा ने उसकी इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बस मन में सोच लिया, क्या अर्जुन को अपनी औरत के बाल खुले चाहिए? कोई आश्चर्य नहीं कि अनन्या के बाल काले, सीधे और लंबे थे। आदमी जितना ताकतवर होता है, उसे अपनी औरत को अपनी पसंद के अनुसार गढ़ने में उतना ही मजा आता है। सिमन ने अचानक कहा, मिस मेहता, हम तो एक ही पक्ष में हैं। एक ही पक्ष? प्रोफेसर शर्मा प्रेसिडेंट शर्मा के छोटे भाई हैं और मैं शर्मा परिवार की ओर से हूं, तो हम एक ही पक्ष में नहीं हैं। आगे काम में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। यह तो सही था, इसलिए जारा ने सिर हिलाया। बिल्कुल। प्लेन ऊपर चढ़ गया। जल्द ही उड़ान स्थिर हो गई। जारा ने कंबल खोलकर अपने घुटनों पर डाल लिया। सिमन ने आर्मरेस्ट पर कोहनी टिकाई, सिर हथेली पर रखा और जारा की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन मुझे लगता है कि बाल बांधने या काम करने से ज्यादा मिस मेहता का सबसे बड़ा हथियार है दूसरों से अपना काम करवाना। जारा को जब वो बैठी तभी पता था कि ये महज बातचीत नहीं होगी। सिमन ने कहा, कल आपने मिस शर्मा को मेरे ऑफिस और प्रेसिडेंट मल्होत्रा के ऑफिस की तरफ ले जाकर जमकर हंगामा करवा दिया। जारा का प्रोफाइल शांत था। उसने हाथ बढ़ाकर सनशेड नीचे कर लिया। सिमन अब भी मुस्कुरा रही थी। मुझे थोड़ा हैरानी हुई। जहाज पर हुई बात के बाद और मिस मेहता अब मल्होत्रा ग्रुप में नहीं है, फिर भी आप में मिस्टर मल्होत्रा के प्रति इतना अधिकार है। मैं तो बस उनसे पुरानी बातें कर रही थी। आपने हमारे बीच में खटास डाल दी। खटास? 2 घंटे में इतना काम खत्म हो जाता है क्या? जारा ने सोचा कि अगर उस समय अनन्या वहां गई तो उसने सिर्फ परिणाम देखा होगा, या शायद उसने बीच में टोक दिया। उसने दृश्य की कल्पना करके माथा सिकोड़ा। एयर होस्टेस पास आई, विनम्रता से पूछा, दोनों मैडम कुछ लेंगी? आधा गिलास नींबू पानी, प्लीज। उसे थोड़ी मिचली आ रही थी।
एयर होस्टेस ने ड्रिंक डालकर दी। जारा ने पी ली। सिमन की आवाज एयर होस्टेस से भी नरम थी, जैसे कांटा हो। मिस मेहता, दरअसल आपको मेरे और प्रेसिडेंट मल्होत्रा के रिश्ते से तकलीफ होती है ना, या कहें जलन होती है? जारा ने बिजनेस क्लास में रखी डिस्पोजेबल आई मास्क निकाली, आखिरकार उसकी तरफ मुड़ी। माफ करें, मुझे थोड़ी नींद आ रही है, सो लेती हूं। सिमन चौंक गई। जारा ने आई मास्क लगा लिया, फिर सीट झुकाई, हाथ पेट पर रख दिए, बिल्कुल सोते हुए व्यक्ति की मुद्रा में। सिमन को हंसी भी आ रही थी, गुस्सा भी। उसने इतनी बातें की, एक शब्द का जवाब नहीं मिला। बस सोने का बहाना करके उससे कह रही थी कि चुप हो जाए, शोर मचाने की जरूरत नहीं। ये औरत बिना दिखाए बहुत अक्खड़ है। 3 घंटे बाद प्लेन बेंगलुरु में उतरा। एयरपोर्ट के बाहर उनके लिए गाड़ी भेजी गई थी। सामान उठाने के लिए भी लोग थे। जारा और राजत साथ साथ चले। राजत ने एयरप्लेन मोड बंद किया, बिना सोचे फोटो एल्बम खोली। ये देखो। उनसे 2-3 कदम पीछे चल रहे अर्जुन ने सिर उठाया, सामने वालों को बेरुखी से देखा। जारा राजत के फोन पर देखने लगी। वो एक फूल की अलमारी की तस्वीर ले रही थी, जिसमें 4-5 गमले पुदीने के थे। वो चौंक गई, इतने बड़े हो गए? राजत हंसे। मैंने तुमसे कुछ पौधे लिए थे, अब पूरी अलमारी भर गई है। अर्जुन की आंखें तेज थी। उसने स्क्रीन पर हरियाली भरी तस्वीर देखी। उसे याद आया, जारा के पास पुदीने का एक गमला था, तो ये उसने राजत को दिए थे। अर्जुन के होंठ सिकुड़ गए। उसके होंठ पुदीने की पत्ती की तरह चिकने थे। जारा ने उसे पकड़ लिया। मैं नहीं मानती, आपने खुद खरीदे होंगे। राजत धीरे से हंसे। क्या तुम शर्लक होम्स हो? अरे, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। पुदीना सच में बहुत तेजी से बढ़ता है। मुझे और खरीदने की जरूरत नहीं थी। अब पूरी अलमारी उसी की संतानों से भरी है। जारा ने लाचारी से कहा, प्रोफेसर शर्मा, आप प्रोफेसर हैं, कृपया इतनी आसानी से लोगों के नाम न रखें। माफ करना। राजत ने मुस्कुराते हुए माफी मांगी, फोन लॉक किया और नीचे देखकर उसके बालों की तरफ देखा। मैंने तुम्हें कभी बाल बांधे नहीं देखा, बहुत अच्छे लग रहे हो। जारा चौंक गई, क्योंकि उसने राजत के ब्लैक स्क्रीन वाले फोन में कुछ चमकता देखा। लगा जैसे कैमरा हो। जारा की तरफ किया हुआ। क्लिक। जारा ने अचानक उस दिशा में सिर घुमाया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने माथा सिकोड़कर उस तरफ देखा, फिर भी कुछ नहीं दिखा। अर्जुन पीछे से स्थिर कदमों से आया, ठंडे स्वर में बोला, रास्ता रोक रहे हो। जारा ने कुछ नहीं देखा, जल्दी से राजत के पास जा पहुंची। अर्जुन ने उसकी पीठ पर ठंडी नजर डाली। उसका बन दौड़ते समय झूल रहा था। अच्छा लग रहा है, लगता है अभी उठी है, बाल ठीक से नहीं संवारे। फूहड़। प्राइवेट गाड़ी ने उन्हें सीधे होटल पहुंचाया। लॉबी में दोनों बड़े अफसर और राजत बातें कर रहे थे। जारा और कुछ सेक्रेटरी फ्रंट डेस्क पर चेक इन करने लगे। शर्मा परिवार की ओर से इस बार सिर्फ सिमन आई थी, इसलिए वो अकेले चेक इन कर रही थी। जारा ने सुना वो काजल से पूछ रही थी, प्रेसिडेंट मल्होत्रा किस मंजिल पर है? 19वीं मंजिल। सिमन ने होटल के रिसेप्शनिस्ट से मुस्कुराकर कहा, मुझे भी 19वीं मंजिल चाहिए। बेंगलुरु पहुंचकर जारा को पता चला कि यहां का तापमान मुंबई से कहीं ज्यादा ठंडा था। वो जो कपड़े लाई थी वे पर्याप्त नहीं थे, इसलिए उसने फैसला किया कि पास के मॉल से एक डाउन जैकेट खरीद ले। संयोग से होटल लॉबी में राजत मिल गए। उनसे बात करने पर पता चला कि उनके पास भी पर्याप्त गर्म कपड़े नहीं थे। दोनों ने एक दूसरे से मजाक किया और साथ मॉल चले गए। जारा ने बेज रंग का डाउन जैकेट चुना। राजत ने भी उसी स्टाइल का काला खरीद लिया। जारा को डर था कि राजत बाद में उसके लिए पैसे चुका देंगे, इसलिए जब वो दूसरी चीजें देखने गए तो उसने पहले ही अपने कपड़ों के पैसे दे दिए। जारा। पीछे से राजत ने उसे आवाज दी। जारा ने सिर घुमाया। उन्होंने उसके गले में एक स्कार्फ डाल दिया। स्कार्फ भी लपेट लोगी तो ज्यादा गर्मी रहेगी। उसने उसे स्कार्फ पहनने में मदद की। जारा को लगा उसके बाल थोड़े ढीले हो गए हैं। उसने हेयर बैंड खोलकर फिर से बांध लिया।
पल भर में उन दोनों की इस हरकत ने बड़ी सहजता और अपनापन दिखाया, बिल्कुल प्रेमी प्रेमिका की तरह। ये नजारा अर्जुन और सिमन ने भी देखा, जो उसी मॉल में शॉपिंग कर रहे थे। दोनों कुछ पल देखते रहे, फिर सिमन मुस्कुराई। लगता है मैं हमारे प्रेसिडेंट शर्मा को चिढ़ा सकती हूं। बड़े भाई के मुकाबले दूसरे भाई की प्रेम जीवन ठीक नहीं। अब चौथे भाई से भी वो पीछे रह गए। जारा और राजत ने साथ बाहर देखा। लाल ड्रेस वाली औरत और सूट वाली औरत, शॉपिंग कार्ट धकेलता पुरुष और उस पुरुष का हाथ थामे औरत। राजत मुस्कुराए। क्या संयोग है, मिस्टर मल्होत्रा और सिमन मैनेजर भी मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं। जारा का अर्जुन से गैरकाम काजी संपर्क नहीं था, इसलिए उसने शिष्टता से मुस्कुराकर कहा, हमारी शॉपिंग हो गई, हम चलते हैं। साथ चलते हैं, हमारी भी हो गई। सिमन के ऐसा कहने पर जारा चली नहीं जा सकती थी। मजबूरन उनके साथ बिल चुकाने गई। सिमन ने रोजमर्रा की चीजें और स्नैक्स खरीदे। अर्जुन जैसा आदमी शॉपिंग करने जाए, और वो भी सिमन के साथ, ये सोचना अजीब था। काउंटर के पास की शेल्फ पर कुछ कंडोम थे। सिमन ने अर्जुन को कोहनी मारी, भैया क्या आपको कुछ लेना है? भैया कहने का अंदाज उतना ही अर्थपूर्ण था जितना कभी कभी महिलाएं अपने पुरुष साथी को डैडी कहती है। सिमन ने पीछे मुड़कर उनसे पूछा, प्रोफेसर शर्मा और मिस मेहता को कुछ चाहिए? राजत ने चश्मा सटीक आया। उनके चेहरे पर भाव नहीं था, लेकिन उनका अच्छा स्वभाव पूरी दुनिया में मशहूर था, इसलिए ये उनके अप्रसन्न होने का संकेत था। सिमर मैनेजर, ऐसे मजाक न करें। शर्माने की क्या बात है, हम चार हैं, सबके बीच रिश्ता तो पता है ना। सिमन ने बेपरवाही से कहा, जिसका संकेत क्रूज वाली रात की ओर था। क्रूज पर जारा ने राजत के साथ रात बिताई थी और सिमन ने अर्जुन के साथ। अर्जुन की नजर बर्फ की तरह ठंडी थी जो जारा पर पड़ी। उसे तुरंत हॉर्स फार्म पर दी गई चेतावनी याद आ गई, वो इसका हिसाब लेगा। जारा ने नजरें बचा ली। बिल चुकाकर सब साथ होटल लौटे। जारा और राजत 17वीं मंजिल पर थे, अर्जुन और सिमन 19वीं मंजिल पर। एलिवेटर पहले उन्हें ले गया, इसलिए सिमन और अर्जुन दोनों ने देखा कि जारा राजत के कमरे में अंदर चली गई। सिमन ने गुनगुनाते हुए कहा, बुकिंग कराते समय एक ही कमरा करा लेते तो कितना अच्छा होता। अर्जुन ने पूरे रास्ते एक शब्द नहीं कहा। उसकी आंखों में बर्फ और बादल छाए थे। जारा और राजत को काम से संबंधित कुछ बातें करनी थी। रिसर्च में समस्या ढूंढने के लिए फील्ड में जाना पड़ता है। उदाहरण के लिए, बेंगलुरु का तापमान ज्यादा ठंडा है, यह भी एक फैक्टर है। उनकी बातें डिनर के वक्त तक चलती रहीं, इसलिए उन्होंने कमरे में खाना मंगवा लिया। खाते खाते बातें करते रहे, फिर जुदा हुए तो रात के 9 बज चुके थे। जारा राजत के कमरे में 3 घंटे से ज्यादा रही थी। उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ। उनके कमरे एक ही मंजिल पर थे, लेकिन बगल में नहीं। होटल के गलियारे टेढ़े मेढ़े थे। वो दीवार पर लगे संकेतों के अनुसार चल रही थी। रास्ते में कहीं कोई नहीं मिला, लेकिन इसी दौरान उसे लगा कि कोई उस पर नजर रखे हुए है, जैसे कोई तस्वीर ले रहा हो। जारा ने तुरंत सिर घुमाया, लेकिन कुछ नहीं दिखा। एक बार भ्रम हो सकता है, लेकिन 2 बार लगातार ऐसा महसूस हो तो वो भ्रम नहीं रहता। उसे पूरा यकीन था कि कोई उसे देख रहा है। जल्दी से अपने कमरे में छिप जाना या उस शख्स को खींच निकालना, इन 2 विकल्पों में जारा ने बिना सोचे दूसरा चुना। उसे ये एहसास सिर्फ बेंगलुरु आकर नहीं हुआ था, मुंबई में भी कई बार उसे ऐसा लगा था। अगर ये सच है तो ये बहुत डरावनी बात है। अगर उसने पकड़ा नहीं तो उसे हमेशा शक बना रहेगा। जारा ने अपने बैग से मिर्ची स्प्रे निकाला, फिर धीरे धीरे गलियारे के कोने की तरफ बढ़ी। पास जाकर उसने एक शख्स को जमीन पर बैठे देखा। जारा ने होंठ चबाए, स्प्रे की बोतल कसकर पकड़ ली और अगले ही पल वो तेजी से आगे बढ़ी और स्प्रे उसके सामने कर दी। दूसरा शख्स चौंक गया। उसकी प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। उसने उसका हाथ पकड़कर ऊपर उठा दिया। स्प्रे की धुंध हवा में उड़ गई, फिर भी तेज बदबू नीचे आ गई। उस आदमी ने तुरंत उसे कुछ कदम बगल में खींचा और उसके दोनों हाथ दीवार पर टिका दिए। जारा ने अनायास छुड़ाने की कोशिश की,
लेकिन उसने सीधे अपनी एक टांग उसकी दोनों टांगों के बीच डाल दी, जिससे वो हिल भी नहीं सकती थी। उसने सिर झुकाकर पूछा, यही तरकीब मुझ पर कितनी बार आजमाएगी? ये आवाज या फिर रात भर मेरी देखभाल करने की योजना है? जारा ने हैरानी से सिर उठाया। अर्जुन, वो बोल पड़ी। आप कैसे? तू किस और को सोच रही थी? अर्जुन की आंखें ठंडी थी। मैं यहां खड़ा मैसेज भेज रहा था। क्या असिस्टेंट प्रोफेसर मेहता को कोई दिक्कत है? गलत। शौर्य और उनके सेक्रेटरी 20वीं मंजिल पर थे। अर्जुन, उनके सेक्रेटरी काजल और सिमन 19वीं मंजिल पर, और वो और राजत 17वीं मंजिल पर। वो 17वीं मंजिल पर कैसे आ गया? राजत से मिलने आया होगा, या उससे मिलने आया था। जारा की नजरें झिझक गई, लेकिन अभी ये महत्वपूर्ण नहीं था। उसे एहसास हुआ कि उनकी वर्तमान मुद्रा ठीक नहीं थी और उसके शरीर से शराब की तेज गंध आ रही थी। मॉल से लौटने के बाद वो शराब पीने बाहर गया था। जारा ने तुरंत कहा, मिस्टर मल्होत्रा, कृपया मुझे छोड़िए। अर्जुन उसके गले में लिपटे स्कार्फ को देख रहा था, वो स्कार्फ जो राजत ने पहनाया था। उसकी नजरें और ठंडी होती जा रही थी। उसे इस दौरान उसके और राजत के बीच हुई तमाम बातें याद आ रही थी। उसने फिर जमीन की तरफ देखा। उसका बैग गिर गया था। उसमें से कपड़े बिखर गए थे। सबसे ऊपर एक ब्रा थी, गुलाबी रंग। उसके किनारे पर लेस थी। उसकी नजर उसके कपड़ों पर टिकी देखकर जारा ने दांत पीसकर कहा, मिस्टर मल्होत्रा, मुझे छोड़िए। अर्जुन ने उसके चेहरे की तरफ देखा। उम्र तो हो गई, लेकिन अब भी किशोरियों जैसे कपड़े पहनती है, पर स्वाद अच्छा है। बड़ी शब्द में कोई दोहरा अर्थ था। जारा को शर्म नहीं, गुस्सा आ रहा था। उसने ठंडी नजर से देखा, मिस्टर मल्होत्रा, मौखिक उत्पीड़न भी उत्पीड़न है। कृपया शालीनता बरतें। उत्पीड़न की परिभाषा क्या है? मैंने तो बस तारीफ की थी कि तुम्हारा स्वाद अच्छा है। अर्जुन के चेहरे पर छेड़खानी नहीं थी, लेकिन उसके लहजे में दुर्भावना छिपी नहीं थी। दूसरे तारीफ करे तो तारीफ, मैं करूं तो उत्पीड़न? वो उसकी बात समझ नहीं पाई। जारा ने छटटाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने बिल्कुल नहीं छोड़ा। तू राजत के साथ शॉपिंग करने गई थी, जोड़ा बनाकर कपड़े खरीदे, फिर कमरे में 3 घंटे साथ बिताए। जारा के होंठ सिकुड़ गए। नहीं, उसने कपड़े इसलिए खरीदे क्योंकि बेंगलुरु का मौसम ठंडा था और धूप कम थी। कपड़े जल्दी नहीं सूखते। वो बहुत सेट नहीं लाई थी, इसलिए बैकअप के लिए खरीदे थे। उस समय राजत दूसरी चीजें देख रहे थे, उसने अलग से खरीद लिए थे, लेकिन उसे ये सब उसे बताने की जरूरत नहीं थी। उसने अचानक उसके पीछे पुकारा, प्रोफेसर शर्मा। अर्जुन का ध्यान थोड़ा भटका और जारा ने इस मौके का फायदा उठाकर उसके चंगुल से छूटकर जमीन से कपड़े उठाए और जल्दी से निकल गई। उसका चेहरा इतना ठंडा था मानो बर्फ के टुकड़े गिर रहे हों। उसे अनन्या और सिमन के साथ उसके रिश्ते से पहले ही घृणा हो चुकी थी। एक आदमी के कई औरतें, थोड़ी सी भी नैतिकता हो तो घिन आती है, फिर भी वो ऐसा कर रहा है। अब और ज्यादा घिन आ रही थी। उसके पीछे से अर्जुन का लहजा पढ़ने लायक नहीं था। अगर तुझे मेरे और सिमन के रिश्ते से दिक्कत है तो आकर मुझसे पूछ ले। जारा को यह बात बड़ी अजीब लगी। उसे कब दिक्कत थी? वो उससे दूर रहना चाहती थी। उसने कमरे की चाबी निकालकर दरवाजा खोला। अर्जुन की नजरें और गहरी हुई। जारा को बस इतना एहसास हुआ कि वो तेजी से पास आ रहा है। उसने सतर्क होकर घूमने ही की कोशिश की थी कि अर्जुन उसके पीछे आ चुका था। उसे कोई मौका दिए बिना उसने उसके शरीर को कमरे के अंदर धकेल दिया। फिर दरवाजा जोर से बंद हुआ। कमरा अंधेरा था, स्याह अंधेरा। जारा नहीं जानती थी कि वो कहाँ है। उसका एहसास हर तरफ था। अगले ही पल उसे दीवार से सटा दिया गया। उसने महसूस किया कि उसने उसका स्कार्फ फाड़कर फेंक दिया और उसके बाल बांधने वाला हेयर बैंड भी खींच लिया। बहुत बदसूरत। जारा को पल भर में सिमन की हवाई जहाज वाली बात याद आ गई। उसकी औरत को कैसे सजाना है, ये उसका अपना मामला। उसे क्या पड़ी? क्या वह समझता है कि उसका उससे कोई रिश्ता है? जारा ने अंधेरे में दांत पीसकर चुपचाप छटटाने की कोशिश की। उसी समय उसका फोन बजा।
उसने अभी अभी बैग की जेब में डाला था। अर्जुन ने उसकी जेब से फोन निकाल लिया। अर्जुन मल्होत्रा, क्या उसे इंसानों की इज्जत करना नहीं आता? फोन पर प्रोफेसर शर्मा का नाम था। अभी अभी जुदा हुए हो। फिर फोन। असिस्टेंट प्रोफेसर मेहता और उनके नए बॉस की कितनी नजदीकियां है। उसकी बात का मतलब था कि जब वो उसकी सेक्रेटरी थी तब भी उसके बॉस के साथ उतनी ही नजदीक थी। जारा को गुस्सा आ रहा था। मिस्टर मल्होत्रा, आप इतना हस्तक्षेप मत कीजिए। अर्जुन ने हंसी उड़ाई। अचानक उसे छोड़ दिया, फोन लिए हुए पीछे हट गया। जारा को डर था कि अगर उसने फोन उठा लिया तो राजद से कुछ कह देगा, इसलिए वो उसके पीछे भागी और फोन छीनते हुए चिल्लाई, वापस दो। हेलो गाइस, आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनते रहिए जियो स्टोरी टीवी।